चलिए आज हम क्लास 9th में जो है साइंस चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट जो है हम चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है कि हमारे आसपास जो मैटर है उसके बारे में जानना कि हमारे आसपास मैटर किस किस रूप में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर, ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर एक्चुअल में होता क्या है। तो एनीथिंग्स व्हिच आर ऑक्यूपाइड द स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो स्थान को घेरती है, स्थान को कवर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, इस डस्टर को मैं यहाँ पे रखूं तो ये स्थान को कवर कर रहा है, स्पेस को कवर कर रहा है। प्लस हैव अ मास का मतलब इसमें इसका वेट भी है, इसका वजन भी है। तो कोई भी ऐसी चीज जो स्थान स्पेस घेरती है और उसका मास होता है उसको अपन कहते हैं मैटर। उसको क्या कहते हैं? मैटर। अब हमारे आसपास मैटर किन फॉर्म में प्रेजेंट है? तो हमारे आसपास जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है वो सब मैटर है। मैटर के अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग फेज हैं। जैसे कि मैटर हमारे आसपास मोस्टली 3 फेज हमें दिखाई देती हैं। जैसे मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम देखेंगे तो मैटर हमें 3 स्टेट्स में मोस्टली दिखाई देता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों स्टेट्स में ऐसा मैटर जो है हमारे आसपास प्रेजेंट है। जैसे सॉलिड का अगर मैं एग्जांपल देखूं, इसका एग्जांपल है आपका जैसे सैंड, स्टोन, ठीक है, रबर, ठीक है, चॉक, एटसेट्रा। इसी तरीके से लिक्विड का एग्जांपल है आपका वाटर, ठीक है, ऑयल, पेट्रोल, एटसेट्रा। गैस, गैस का एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर। एयर में क्या कई सारी गैसेस होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 एटसेट्रा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी कई प्रकार की जो गैसें हैं उस फॉर्म में ये मैटर्स जो होता है। तो इस तरीके से हमें मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में पता चला कि मैटर जो हमारे आसपास जो मैटर है वो इन मेन 3 स्टेट्स में पाया जाता है और इनके एग्जांपल भी हैं। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स। एक्चुअल में मैटर बना किससे होता है तो उसको देखिए आप। मैटर जो है
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में हम देखेंगे कि जो मैटर जो होता है, तो मैटर जो होता है वो मेड ऑफ बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। जो है मैटर जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसको पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स के नाम से जानते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में कई सारे और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि पहला है आपका कि पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बीच में स्पेस रहता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अपन देखें तो हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यदि मैं इनकी स्ट्रक्चर देखूंगा, जब कि सॉलिड मैटर की स्ट्रक्चर देखूंगा, लिक्विड की देखूंगा और गैस की देखूंगा, तो इनमें मुझे कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। जैसे कि हम देखेंगे कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो स्पेस है बहुत कम, स्पेस नहीं, बिल्कुल सटे हुए हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है, इनके बीच में बिल्कुल भी कोई गैप नहीं है, बहुत कम गैप रहता है और स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल स्ट्रांगली जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए सॉलिड का जो शेप एंड साइज होता है ना वो फिक्स्ड होता है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। इसके कंपैरिजन में मैं यदि लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना इनके बीच में स्पेस पाया जाता है कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से स्पेस ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से सटे हुए हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं, जबकि इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाता है। गैप पाए जाने के कारण इनके अंदर मूवमेंट होना, इजीली मूवमेंट हो जाता है और यही कारण है कि लिक्विड में हम भी मूव कर पाते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। जबकि गैस की बात करूं मैं तो गैस के पार्टिकल्स में काफी ज्यादा गैप होता है कंपेयर टू एन और खून। जैसे कि आप देख रहे हैं सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम सटीक एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, इसीलिए सॉलिड के अंदर हम मूव नहीं कर सकते। जैसे पत्थर के अंदर हम उंगली अंदर नहीं घुसा सकते या कोई भी चीज नहीं, रीजन क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए, कोई गैप नहीं है उनके अंदर, इसलिए उनके पार्टिकल्स है ना वो मूव नहीं करते हैं। तो सॉलिड फॉर्म का शेप एंड साइज फिक्स्ड हो जाता है। जबकि लिक्विड में देखूं तो लिक्विड में जो है इनके पार्टिकल्स के बीच में जो क्या होता है आपका कवर हो जाता, गैप हो जाता है, थोड़ा सा गैप रहता है कंपेयर टू सॉलिड्स, जिसके कारण इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मूव कर पाते हैं इधर उधर। यही कारण है कि लिक्विड में हम भी मूव कर पाते हैं, जैसे पानी के अंदर हम चल के जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके पीछे लेकिन इसकी वजह से इसकी एक प्रॉपर्टी चेंज हुई। जैसे यहाँ पर इसका शेप एंड साइज फिक्स था, लिक्विड का कोई शेप एंड साइज नहीं होता। फॉर एग्जांपल वाटर को यदि हम गिलास के अंदर कर देंगे तो आपका गिलास का शेप ले लेगा, यदि हम उसको कटोरी के अंदर कर देंगे तो कटोरी का शेप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। यानी कि 1 लीटर अगर वाटर हमने लिया होगा तो चाहे उसको गिलास में कर दीजिए आप, चाहे उसको कटोरी में कर दीजिए या किसी और बर्तन में कर दीजिए, वो रहेगा 1 लीटर। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम तो फिक्स हो रहा है लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं हो रहा, साइज फिक्स्ड नहीं हो रहा। इसके आगे मैं थोड़ा सा और जाऊं तो गैस में मैं देखूंगा कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में काफी सारा स्पेस रहता है। काफी सारा स्पेस होने के कारण गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली मूव करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। यही कारण है कि हवाओं के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली मूव कर जाते हैं, कहीं पर भी चल सकते हैं और हवा में हम और अच्छे से फास्ट से मूवमेंट कर पाते हैं क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी हद तक कम हो जाता है।
इनके पार्टिकल्स के बीच में। तो गैस का तो आप देखते हो एयर, एयर के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, तो हम उसमें और स्पीड से पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट चल सकते हैं एयर के अंदर। उसका रीज़न यही है कि आपके जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी गैप होता है। तो इस तरीके से हमें इनकी कई सारी पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा कि मैटर के जो तीनों स्टेट्स हैं उनमें क्या रिलेशन है, किसकी वजह से इसका शेप फिक्स्ड होता है, इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता, और इसका तो ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ना ही इसका साइज फिक्स्ड होता है गैस का। अगर डेंसिटी की बात करूं तो मैं सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, बिकॉज इसके कम से कम एरिया में आप देख रहे हैं कि दोनों के ये एरिया हैं, तीनों स्टेट्स के मैंने एरिया लगभग इक्वल लिए हुए हैं। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करूंगा तो इसके इतने ही एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा इन दोनों से ज्यादा है। तो जब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इसके कंपैरिजन में यदि मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना उसके एरिया वाइज नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसके अंदर गैप है, इसलिए लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होती है। लेकिन यदि मैं बात करूं गैस की, तो गैस में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एरिया वाइज और कम है, इन दोनों से कम है, लिक्विड और सॉलिड से दोनों से ही कम है। तो गैस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। यही कारण है कि गैस की डेंसिटी कम होने के कारण गैस इजीली फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, उड़ना स्टार्ट कर देती है। जैसे आपने देखा होगा पानी के अंदर हवा को यदि छोड़े तो उसका एयर बबल जो बनता है ना वो ऊपर की तरफ जाता है, रीजन उसकी डेंसिटी सबसे कम है, पानी से बहुत कम। तो इस तरीके से हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, जिसका फर्स्ट पॉइंट था पार्टिकल्स मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस पाया जाता है। पार्टिकल्स मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दूसरा इसका कैरेक्टर है कि पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट क्यों करती है? क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में से एक पार्टिकल्स ये है, एक पार्टिकल्स ये है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, एक दूसरे को ये खींचते हैं अपनी तरफ, और अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि मैं सॉलिड में देखूंगा तो सॉलिड में सबसे ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, उससे कम लिक्विड में रहेगा और सबसे कम गैस में रहेगा। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। अगर मैं मैटर को गर्म करूं, हीट करूं, तो इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पर चेंज आएगा वो देख लीजिए। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को एक्चुअल को देखा जाए तो वो होते हैं एटम्स। एटम्स को ही पार्टिकल्स ऑफ द मैटर बोल सकते हैं। तो इन एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है कि ये केमिकल जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। केमिकल बॉन्ड टूटने के कारण इसके स्टेट्स में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि प्लास्टिक अगर उसको कोल्ड में देखें, ठंडे में देखें, प्लास्टिक जब ठंडी होती है तो हम देखते हैं कि वो सॉलिड फेज में रहती है, लेकिन जब उसको गर्म करते हैं तो उसका फेज चेंज हो जाता है, वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। रीजन, जब वो ठंडी थी तब उसके बीच में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स थे उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा था, यानी बॉन्डिंग अच्छी थी। लेकिन जब मैंने उसको गर्म किया तो ये बॉन्ड टूट गया, तो पार्टिकल्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। मूव करने के कारण वो लिक्विड से फेज में कन्वर्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल, तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इनका जो है स्टेट्स होती है वो चेंज हो जाती है। लोहे का ही एग्जांपल ले लो, आयरन। आयरन को जब हम गर्म करते हैं तो वो भी मेल्ट हो जाता है। लेकिन सभी सब्सटेंस यानी कि जो पार्टिकल है, जो मेटल है, उनका जो ये टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबका अलग अलग होता है। हर टेम्परेचर पर हर पार्टिकल मेल्ट नहीं होता। जैसे कि प्लास्टिक और लोहे की यदि मैं बात करूं तो प्लास्टिक कम टेम्परेचर पर ही पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि लोहे को पिघलाने के लिए हमें बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। रीजन, इनके सबके प्रॉपर्टीज अलग हैं, दोनों मेटल्स के पार्टिकल्स अलग हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज है, उनकी जो कैपेसिटी है टेम्परेचर को सहन करने की वो भी अलग अलग है। यानी कहने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग जो लोहा होता है, आयरन होता है, आयरन के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो केमिकल बॉन्डिंग है, वो प्लास्टिक के पार्टिकल्स के बीच में पाई जाने वाली केमिकल बॉन्डिंग से काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिक की जो बॉन्ड है प्लास्टिक पार्टिकल्स के बीच में, उसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, कम हीट की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्लास्टिक जो होता है वो कम हीट पर ही
मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है कंपेयर टू आयरन। जबकि लोहा क्या है, लोहे को मेल्ट करने के लिए हमें अत्यधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। अगला है इसका, ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, लेकिन सॉलिड्स में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। लेकिन लिक्विड और गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो इन तीनों स्टेट्स में क्या आपका कनेक्शन है वो हम देखते हैं। तो टेम्परेचर और प्रेशर का भी इन स्टेट्स पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी हम देखेंगे। जैसे सॉलिड है, सॉलिड का मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊं, जो टेम्परेचर है यदि मैं इसको इंक्रीज करता जाऊंगा तो क्या होगा, सॉलिड से ये कन्वर्ट होगा लिक्विड में और लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज इंक्रीज, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा और प्रेशर को कम करूंगा तो मैं देखूंगा कि सॉलिड स्टेट में कोई जो मैटर था वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और जब इसी प्रोसेस को और मैं कंटिन्यू आगे बढ़ाऊंगा तो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा गैस। लेकिन गैस को हम लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये गैस है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो गैस का यदि मैं टेम्परेचर कम कर दूं और प्रेशर बढ़ा दूं, जैसे इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे ये कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सपोज इसके अंदर ये गैस है। अभी ये गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर हैं, फैले हुए हैं पूरे में। अब मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर के ऊपर कोई एक पिस्टन के द्वारा, जैसे ये एक पिस्टन है और इस पिस्टन से इस पर प्रेशर डालूंगा, इसको दबाऊंगा मैं, तो क्या होगा, जैसे जैसे पिस्टन अंदर की तरफ आएगा तो इसका ये एरिया कवर होता जाएगा, जैसे कि यहां तक आ गया पिस्टन, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स पहले प्रेजेंट थे उनको कम जगह मिलेगी तो ये थोड़ी सी और पास आ जाएंगे। फिर मैंने और प्रेशर डाला, थोड़ा सा और नीचे आ गया, सपोज पिस्टन आ गया हमारा यहाँ, ये पिस्टन आ गया। तो जो पार्टिकल्स पहले इस पूरे में फैले हुए थे उनको केवल इतनी जगह मिली, यानी ये पार्टिकल्स एकदम नजदीक आ गए। नजदीक आने के कारण क्या होगा, जैसे कि ये एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक ये, तो आपस में नजदीक आने के कारण मिल गए और मिल गए, इस तरीके से मिल गए। तो नजदीक आने के कारण पहले इनकी डेंसिटी कम थी एरिया वाइज, लेकिन अब इनकी एरिया वाइज डेंसिटी बढ़ गई और ये पास पास आने के कारण इनमें क्या होगा, बॉन्डिंग जो है, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कम था वो और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ये पास पास आ गए, और जब पास पास आ जाते हैं तो ये एक दूसरे में मिलकर के बिगर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं गैस टू लिक्विड फॉर्म में। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा आपके एलपीजी गैस सिलेंडर में। आप लोगों ने गैस सिलेंडर को अगर कभी नोटिस किया हो तो उसको हिला के देखना, तो आपको ये महसूस होगा कि उसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो पानी की तरह अंदर हिल रही है, और वो सही भी है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि सिलेंडर के अंदर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा रहता है और टेम्परेचर कम रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं सिलेंडर के अंदर वो हाई प्रेशर के कारण काफी पास पास आ जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गैस जो सिलेंडर के अंदर जो गैस रहती है वो एक्चुअल में लिक्विड फॉर्म में ही रहती है। अब सिलेंडर के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रही तो इसका बेस्ट एग्जांपल दूसरा और ले लेते हैं। वो एग्जांपल है आपका लाइटर। आपने मार्केट में जो लाइटर आते हैं वो देखा होगा, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में हमें हिलता हुआ दिखाई देता पानी की तरह। वो जो लिक्विड उसके अंदर जो लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है वो एक्चुअल में कोई लिक्विड ना होकर के गैस है, लेकिन वो गैस लिक्विड फॉर्म में है, वहां पर पेट्रोल की तरह वो लिक्विड फॉर्म में दिखाई देती है। उसके पीछे भी रीजन ये है कि उस लाइटर के अंदर जो गैस भरी हुई है वो काफी हाई प्रेशर पर भरी हुई है। हाई प्रेशर पर होने
होने के कारण उसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफी नजदीक आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो गैस से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि मैं इसी गैस को आगे इस प्रोसेस को और बढ़ाऊं कि टेम्परेचर को और, जैसे कि इसी में मैं देखूं टेम्परेचर को और कम कर दूं और थोड़ा तो प्रेशर और बढ़ाऊं, सपोज प्रेशर इतना बढ़ा दिया और बढ़ाऊंगा तो फाइनली क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो है ना वो और पास पास आ जाएंगे और ये लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड फेज में। इसका बेस्ट एग्जांपल है ड्राई आइस। शायद आपने ये ड्राई आइस नाम सुना होगा भी, लेकिन ये ड्राई आइस केमिकल लेबोरेटरी में यूज होता है। ड्राई आइस का एक्चुअल में ड्राई आइस क्या होता है, आपकी सॉलिड CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसको हाईली प्रेशराइज्ड करके और लो टेम्परेचर पर जब हाईली प्रेशराइज्ड किया जाता है तब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो CO2 के सॉलिड फॉर्म को ही अपन क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो बर्फ बनी हुई है, आइस बनी हुई है, वो गैस की बनी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की बनी हुई है। तो जब ड्राई आइस को आप रख के देखोगे तो जब वो डिजोल्व होगी तो वो डिजोल्व नहीं होगी, जैसे कि हमारी नॉर्मली वाटर वाली जो आइस डिजोल्व होती है वो क्या होता है, धीमे धीमे पिघलती जाती है और वाटर में कन्वर्ट होती है। लेकिन ये यहाँ पर डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ये सॉलिड है, ड्राई आइस का टुकड़ा है, तो ये सीधे उड़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लिक्विड स्टेट इसमें देखने को आपको मिलेगी ही नहीं, धुआं सा उड़ता रहेगा और डायरेक्टली ये कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड का कोई नामो निशान नहीं। तो गैस को यदि हम हाईली प्रेशराइज्ड करें लो टेम्परेचर पर तो वो गैस से लिक्विड में, और अगर उसको और करें इसी तरीके से आगे और प्रेशराइज करें तो वो लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इंटर एक्सचेंज है मैटर की स्टेट्स का, यानी कहने का मतलब ये है कि मैटर की जो तीनों स्टेट्स हैं वो एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं अलग अलग कंडीशंस। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जब किसी मैटर को हम लिक्विड फेज में या लिक्विड स्टेट में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है कि वो लिक्विड जो है, अभी हमने जैसे कि इंटरचेंजेस पढ़ा भी था कि सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। तो ये इंटर एक्सचेंज है, इसलिए मैं रिवर्सिबल एरो का साइन लगाऊंगा यहाँ पर कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में, और गैस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है और लिक्विड फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। तो ठीक होता क्या है कि जब लिक्विड को हम गर्म करते हैं या किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो पहले तो वो लिक्विड में, अगर सॉलिड को गर्म करूंगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड को गर्म करूंगा तो गैसियस फेज में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्चुअल में ये वाली स्टेट जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है यानी वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूं कि जब वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये बर्तन है, इसके अंदर ये वाटर भरा हुआ है, तो ये बॉयल होगा तो हम देखेंगे ऊपर की तरफ इसमें से वाष्प निकलना स्टार्ट हो जाती है, वेपर। ये जो वेपर बनने की जो प्रोसेस है, तो जब वाटर को हम गर्म करते हैं और वाटर से वेपर निकलना जो स्टार्ट हो जाता है तो मेकिंग process of making of vapor, the process of making of vapor of water, वाटर का तो एग्जांपल ले लिया है। तो वाटर की जो वेपर बनने की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। तो जब वाटर को हम गर्म करेंगे या किसी भी लिक्विड मटेरियल को गर्म करेंगे तो उसकी जो वाष्प बनती है, उसकी जो वेपर बनती है, तो उसकी जो वेपर बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन।
तो इवेपोरेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये अकेला वाटर का ही नहीं बनता, किसी भी चीज का बन सकता है। जैसे वाटर के अलावा अगर मैं पेट्रोल को भी गर्म करूं तो पेट्रोल का भी इवेपोरेशन होता है। बट शर्त ये है कि पेट्रोल का इवेपोरेशन हम करेंगे कैसे? आग से तो कर नहीं सकते, क्योंकि पेट्रोल एक हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस है, तुरंत आग पकड़ जाता है। तो हम उसको कर सकते हैं, जैसे कि ऐसी कंडीशन में गर्म कर सकते हैं कि वहां पे आग ना हो, कोई चीज गर्म हो रही हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम किसी बर्तन में लेके उसको धूप में रख दें, तो धूप में रखने से क्या है, पेट्रोल का इवेपोरेशन हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल का जो आपका जो गैस बनने का जो टेम्परेचर है वो काफी कम है। थोड़े से टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेयर प्रेशर टेम्परेचर पर भी वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है काफी कम है। दूसरी बात, पेट्रोल खुद लिक्विड फॉर्म में तो हाईली वेपोराइज्ड होती है ये, और ये थोड़े से टेम्परेचर पर ही वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरा आपका वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, ये भी क्या है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर में। और कई सारे ऐसे सब्सटेंस है जो वेपर में आपके इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का कर दीजिए, अल्कोहल भी उड़ जाता है। तो वो एक्चुअल में उड़ क्या रहा है, उड़ नहीं रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। आप पेट्रोल को या अल्कोहल को जब बर्तन में रखते हुए देखोगे तो आप देखोगे, नोटिस करना कभी धूप में या वैसे रखते हैं ना, तो उसमें से ऐसे धुआं सा हल्की हल्की वाष्प सी हमें महसूस होगी झिलमिलाती हुई, जो कि उड़ती रहती है। तो वो एक्चुअल में उनका इवेपोरेशन ही हो रहा है सब्सटेंसेस से, उड़कर कहाँ जा रहे हैं, वाष्प में कन्वर्ट हो रहे हैं। जबकि वाटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। वाटर को जब हम गर्म करते हैं तब वो वाष्प में कन्वर्ट होता है। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी लिक्विड स्टेट से मैटर का गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना, यानी कि वाष्प में कन्वर्ट होना, वेपर में कन्वर्ट होना, इवेपोरेशन कहलाता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज तो टेम्परेचर है, दूसरा प्रेशर। प्रेशर ज्यादा होगा तो ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यदि मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो ये लिक्विड में ही रहेगा, कोई गैस में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा मैटर। तो जब गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो सीधी सी बात है, प्रेशर बढ़ाने पर इसका इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर लो कर दूं, प्रेशर बढ़ा दूं, तो ये दोनों फैक्टर हो गए आपके, टेम्परेचर और प्रेशर। हाई टेम्परेचर पर वेपोरेशन की प्रोसेस जो है कम होती है, यानी कि इवेपोरेशन कम हो जाता है, जबकि लो टेम्परेचर पर भी कम हो जाता है। हाई टेम्परेचर पर इवेपोरेशन बढ़ता है। और उसके बाद इवेपोरेशन के बाद लगभग आपका ये चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, और यहाँ से आपको मैंने ये पूरा चैप्टर समझा दिया है, पढ़ा दिया, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और बाकी का मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आपका जो स्कूल का जो अपना चैनल है उसको यूट्यूब पर आप सब लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे कब कौन सा वीडियो डाला गया है, और आप टाइम पर उसको देख पाएँ। थैंक यू।